Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the electrophilic substitution reactions in aromatic compounds of grade 12. Students, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। हमने ये भी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है, क्योंकि बेंजीन के अंदर स्टूडेंट्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, अबाव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। हमने इस तरह से पढ़े थे, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, एक अबाव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है और इसीलिए इसके ऊपर कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इन पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। अब चूँकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें हर बेंजीन रिंग से एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और एक एक डबल बॉन्ड होता है इसमें ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे। तो स्टूडेंट्स, इनमें से किसी भी एक एच को वो रिप्लेस कर देता है, किसी भी एक एच को वो क्या कर देता है, सपोज करो यहाँ एच है तो ये इसको रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, और ये H+ रिलीज हो जाएगा। ये मैं आपको एक सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रही हूँ जो बेंजीन के अंदर होती है। इसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोला है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ H को हमने किससे रिप्लेस करा है? E+ से रिप्लेस करा है। E+ कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। क्यों होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने बात करी इन जनरल कि वो सभी कंपाउंड्स जिनमें भी बेंजीन रिंग होगी तो और उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं जनरली? ये हमने जो 11th में पढ़ा था, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले जो रिएक्शन हम करते हैं वो है हेलोजिनेशन। सेकंड जो रिएक्शन आती है वो है नाइट्रेशन। थर्ड जो रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन और लास्ट में स्टूडेंट्स आती है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स 2 तरह की होती हैं, हमें ऑलरेडी पता है। एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। ठीक है, तो पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये नाम याद हो जाने चाहिए सारे के सारे। कौन कौन सी हो गई स्टूडेंट्स? एक हो गई हेलोजिनेशन, एक हो गई नाइट्रेशन, एक हो गई सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब फ्रीडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन होता है तो हम हेलोजन, जैसे सपोज करो हमें क्लोरीनेशन कराना है तो हम यहाँ Cl2 ले लेंगे, FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl रिलीज हो जाएगा। सपोज करो ये H है, ये Cl2 स्टूडेंट्स अगर इस तरह से है तो ये HCl रिलीज हो जाएगा, माइनस HCl हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस HCl बनेगा और यहाँ पर ये वाला Cl जो है वो रिंग से जुड़ जाएगा। स्टूडेंट्स एक्चुअली इसमें पहले एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये FeCl3 और ये Cl2 मिलकर क्या बनाते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम बोलते हैं Cl+, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। ठीक है, ये क्लोरोनियम आयन जो है ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का। और यही क्लोरोनियम आयन जो है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है जिससे कि क्लोरोबेंजीन बनता है। रिएक्शन कैसे होती है स्टूडेंट्स? ये जो FeCl3 है ये Cl2 के साथ रिएक्शन करता है और इससे रिएक्शन करने के बाद ये जो है FeCl4- बनाता है और साथ में Cl+ को रिलीज करता है। नाइट्रेशन की रिएक्शन में स्टूडेंट्स जो रिएक्शन है वो कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है और नाइट्रेशन में वर्ड ही नाइट्रेशन है तो स्टूडेंट्स नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है बेंजीन रिंग से। अब इसमें जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है NO2+। जो चीज़ बेंजीन रिंग से जुड़ेगी वही उसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स नाइट्रोनियम आयन।
ठीक है। तो ये नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है स्टूडेंट्स, कि जो ये H2SO4 होता है, ये H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, और उससे रिएक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स एक तो इसमें से वाटर रिलीज़ हो जाता है, एक HSO4 माइनस रिलीज़ हो जाता है, और एक NO2 प्लस बन जाता है। ये HNO3 और ये H2SO4 रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और ये बेंजीन के H को रिप्लेस कर देता है, और इस H की जगह क्या आ जाता है, NO2। इसी तरीके से जब स्टूडेंट्स हमें सल्फोनेशन कराना होता है तो हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, और रिंग से जो है SO3H ग्रुप जुड़ जाता है, जिससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स दो तरह से हो सकती हैं, एक एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हम RX के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, और ये R ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, और बेंजीन का जो H है वो और ये X मिलकर बना देते हैं HX। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यही रिएक्शन हमें RCOCl की प्रेजेंस में कराते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग से COR ग्रुप जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप, और इस तरह से यहाँ जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है कि बेंजीन में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम इस 12th के हिसाब से देखते हैं कि 12th में हमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करनी है वो हमें किस किस की करनी है और कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, 12th के अंदर हमें एक तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एराइल हैलाइड्स के बारे में। एराइल हैलाइड्स जिसको हम ARX से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली X यूनिट नंबर जो हमने 10 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स एक तो हम डिस्कस करेंगे फिनॉल को, एक जो खुद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। फिनॉल को हम या तो इस स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते हैं, बेंजीन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, या इसको हम C6H5OH भी कह सकते हैं। दूसरा इसमें आता है ईथर, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और इसमें बेंजीन रिंग से स्टूडेंट्स O और R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर R ग्रुप हमारा CH3 है तो इसको हम बोल देते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, या इसको स्टूडेंट्स एक और नाम से जाना जाता है और वो है एनिसोल। ठीक, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें कि बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनिलिन, और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम ये देख लें कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप्स हो गए। एक तो हो गए एराइल हैलाइड, एक हो गया फिनॉल, एक हो गया ईथर, और एक हो गया एनिलिन। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना होगा। ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये मेटा डायरेक्टिंग का है। इसमें कौन कौन आएंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सभी मेटा डायरेक्टिंग होंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से हमने C डबल बॉन्ड O और ये फ्री बॉन्ड जोड़ा है। अगर इस फ्री बॉन्ड से H जोड़ देते हैं तो बन जाता है एल्डिहाइड, अगर इस फ्री बॉन्ड से हम R जोड़ देते हैं तो बन जाता है कीटोन, अगर इस फ्री बॉन्ड को हम OH से जोड़ देते हैं तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें भी ये वाला ग्रुप मिलेगा स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। अदरवाइज जितने भी हमने केसेस देखे उन सब में वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें एराइल हैलाइड्स में, तो वो मैं ऑलरेडी आपको एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड्स के वीडियो में आपको शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ। आज हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन फिनॉल्स। फिनॉल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारे जो हैं ट्विस्ट नज़र आएंगे, कई ट्विस्ट नज़र आएंगे, कई इसमें एक्सेप्शनल केसेस नज़र आएंगे, और इसीलिए ये पोर्शन आपका इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसको आप ध्यान से समझना।
स्टूडेंट्स, क्योंकि फिनॉल में जो ऑक्सीजन है इसके पास दो दो लोन पेयर हैं और ये लोन पेयर रेजोनेंस के कारण रिंग के अंदर जाएंगे तो वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि बेंजीन रिंग जो है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, लास्ट ईयर हमने सीखे थे स्टूडेंट्स, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कौन सी पोजीशन पर आता है? वो नेगेटिव चार्ज या तो आता है ऑर्थो पोजीशन पे या आता है पैरा पोजीशन पे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक आइदर ऑन ऑर्थो पोजीशन और ऑन मेटा पोजीशन। लेकिन स्टूडेंट्स, फिनॉल के केस में हमें एक और केस देखने को मिलेगा कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एक साथ तीनों पर अटैक कर सकता है, और दोनों ऑर्थो पे और मेटा पे, और इस तरह से हमें कई बार यहाँ पे क्या मिलेंगे? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, यानी कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की जगह कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। चलो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ कंडीशन थोड़ी बदली है। पहले हम FeBr3 काम में लेते थे, लेकिन यहाँ वाटर की प्रेजेंस में कराएंगे और Br2 की प्रेजेंस में। तो हम देखेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, तीन तीन Br जुड़ गए हैं, दो ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पे, और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ जाए। और इसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो शेयर करी थी डिस्टिंग्विश टेस्ट की, उसमें भी मैंने आपको बताया था। एक्चुअली स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन जगह पर, यहाँ पे बेंजीन में हर जगह पे कौन है? H है। इसमें से ये H और ये H रिप्लेस हो गया, किसके द्वारा हो गया? Br के द्वारा। तो ये जो Br2 है ये इस तरीके से है, तो एक एक जो Br है वो तो इसके साथ रिएक्ट कर गया, 3 Br2 हैं, इसका मतलब ये स्थिति हो गई हमारी, 3 Br2 हो गए, एक Br ने इससे अटैक करा, एक Br ने इससे और एक इसने इससे, और इस तरह से कितने HBr बन गए? 3। और 3 ब्रोमो ग्रुप जो बचे हमारे वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ गए? ऑर्थो पर और पैरा पे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये रेज हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिला? तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ हमने सॉल्वेंट जो काम में लिया है वो वाटर लिया है, और वाटर की प्रेजेंस में फिनॉल आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होकर वो कौन सा आयन बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। ये वही आयन है स्टूडेंट्स जो हमने एसिडिक करैक्टर डिस्कस करते समय बताया था। और ये H और ये वाटर मिलकर स्टूडेंट्स क्या बना देंगे? H3O+ आयन बना देंगे। अब फिनॉक्साइड आयन में O के पास में 3 लोन पेयर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। O के पास कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 3। और ये पहले से भी ज़्यादा रिंग को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा रेजोनेंस के द्वारा। इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा कि दोनों ऑर्थो और पैरा, यानी टोटल 3 पोजीशन पर एक साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे और वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स सॉल्वेंट को बदल देते हैं, अभी हमने सॉल्वेंट क्या लिया था यहाँ पर स्टूडेंट्स? यहाँ हमने सॉल्वेंट जो लिया था वो लिया था हमने वाटर। ठीक है, ये रहा वाटर, और यहाँ हमने सॉल्वेंट क्या ले लिया? CH2। तो ये सॉल्वेंट कैसा है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने की वजह से फिनॉल जो है वो ये वाली रिएक्शन नहीं दे पाएगा, यानी फिनॉक्साइड आयन नहीं बनेगा, यानी बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जनरली पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर होते हैं, जबकि यहाँ दोनों ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे दोनों ग्रुप पास पास होते हैं। तो जनरली ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर बनता है और पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको रीज़न बता दिया कि यहाँ हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स क्यों मिल रहे हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स सल्फोनेशन के ऊपर। तो सल्फोनेशन में स्टूडेंट्स हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? H2SO4 के साथ। यहाँ स्टूडेंट्स हमें 2 केसेस डिस्कस करने हैं, एक जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी SO3H ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा, और जब ये रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, 25 पर तो ये ऑर्थो पे जुड़ गया, 100 पर ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ जाएगा? पैरा पे। और
अगर इस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को हम हीट करें 100 डिग्री पे, तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पैरा में। ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये पैरा प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन पर आते हैं हम, और वो है नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन जब कराते हैं स्टूडेंट्स, दो केसेस में करेंगे हम यहाँ पे नाइट्रेशन। एक तब जब हम डाइल्यूट HNO3 काम में ले रहे हैं, और एक तब जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 काम में ले रहे हैं। जब हम डाइल्यूट HNO3 लेंगे, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब हम डाइल्यूट HNO3 काम में लेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो, और एक कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ कंडीशन रिवर्स हो गई है। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, और जो पैरा प्रोडक्ट है वो माइनर मिल रहा है। एक तो ये खास बात हो गई। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड बन जाएंगे। कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि ये आपका फिनॉल हो जाएगा, ये O आ गया, ये कौन सा ग्रुप आ गया, H। इन द सेम वे ये आपका NO2 ग्रुप है, तो यहाँ आपका आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, और यहाँ आपका आ जाएगा NO2। ये NO2 ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, फिनॉल का तो हो गया H, और नाइट्रो ग्रुप का हो गया O। इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप्स जो ऑर्थो पोजीशन पर हैं, उनके बीच में H बॉन्डिंग हो जाएगी, और उस H बॉन्डिंग को हम बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, यानी विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स, जब ये NO2 ग्रुप और ये OH ग्रुप आपस में H बॉन्डिंग बना लेंगे, तो जो ये वाला ग्रुप है, यानी कि मैं ऐसे यहाँ फिर से लिख देती हूँ, एक OH ये रहा और एक NO2 ये रहा, और एक मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, इसका यहाँ OH ले लिया, और यहाँ क्या ले लिया मैंने, NO2 ले लिया। तो इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इस केस में नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का एसोसिएशन नहीं होगा। एसोसिएशन नहीं होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ऑर्थो प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब पैरा में क्या होगा स्टूडेंट्स की इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर हो गए तो इंट्रामॉलिक्यूलर तो होगा नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाएगी। किस तरीके से होगी वो देख लीजिए। अगर मैं ये एक और मॉलिक्यूल बना देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ लिख देती हूँ NO2, यहाँ लिख देती हूँ OH, तो इसके H और इसके O के बीच में H बॉन्डिंग, इसके H और इसके O के बीच में H बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी, एसोसिएशन हो गया, और एसोसिएशन होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स, हमने ये हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जब नाइट्रेशन कराते हैं और डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट हमारा होता है ऑर्थो और एक होता है पैरा। जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस होता है, जबकि पैरा प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर मिलता है, जो पैरा प्रोडक्ट है वो माइनर मिलता है। ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग मिलती है हमें, जबकि पैरा प्रोडक्ट के अंदर हमें इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग मिलती है। एक और बात स्टूडेंट्स, जब हमें ये दोनों मिक्सचर मिल जाते हैं तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। और सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड अडॉप्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो मेथड लेंगे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड काम में लेंगे। स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो स्टूडेंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जब हम इनको बॉयल करेंगे तो पहले हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऑर्थो, और बाद में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा। तो इस तरह से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को हम एक दूसरे से अलग करके इंडिविजुअली उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आप इसको समझना और याद करना। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, कंसनट्रेटेड HNO3 ले लिया। कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं और कंसनट्रेटेड H2SO4 भी साथ में लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, येलो कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। यहाँ पर स्टूडेंट यील्ड यानी कि अमाउंट जो है बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि जो ये HNO3 होता है ये फिनॉल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में हमें ऑर्थो और पैरा दो सेपरेट प्रोडक्ट मिले, लेकिन कंसनट्रेटेड HNO3 की कराई तो हमें इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया।
अब देख लेते हैं स्टूडेंट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये फिनॉल है, इस फिनॉल में OH के पास में लोन पेयर है, और क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, और हमें पता है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये लेविस एसिड होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो AlCl3 हम एज अ कैटलिस्ट काम में लेते हैं वो फिनॉल के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर डोनर है। ये कौन हो जाएगा, हमारा लोन पेयर डोनर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर एक्सेप्टर हो जाएगा। तो इस तरह से इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से जो लोन पेयर है वो रिंग में कम जाएगा और वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। इतना डीएक्टिवेट कर देगा कि जनरली जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग कि फिनॉल जनरली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्योंकि वो AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हमें इस रिएक्शन को रोकना होगा, और इस रिएक्शन को रोकने के लिए हमें इस OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करना मतलब कि उसकी AlCl3 के साथ रिएक्शन रोकनी पड़ेगी, और इसके लिए हम स्टूडेंट्स फिनॉलिक ग्रुप का यानी OH ग्रुप का क्या करा देते हैं, मिथाइलेशन कराएंगे। मिथाइलेशन कराने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराएंगे मिथाइल सल्फेट से। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए CH3 का होल ट्वाइस क्या आ जाएगा, SO4 आ जाएगा। मिथाइलेशन कराएंगे स्टूडेंट्स तो H की जगह क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। ईथर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंपैरेटिवली कम देता है। अब जब OH ग्रुप का हमने मिथाइलेशन करा दिया, फिर हम इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हैं, यानी RX और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिल गया और एक पैरा प्रोडक्ट, यानी R ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब स्टूडेंट हम इसका डीमिथाइलेशन कराएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, यानी कि हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, CH3 ग्रुप को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ वापस क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स हमने इसका एल्काइलेशन कराया बट डायरेक्टली नहीं कराया। पहले हमने फिनॉल का क्या कराया स्टूडेंट्स, हमने पहले इसका कराया मिथाइलेशन, और मिथाइलेशन कराने के बाद हमने इसका कराया डीमिथाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद हमने इसका क्या कराया, डीमिथाइलेशन कराया। पहले क्या कराया, मिथाइलेशन, फिर क्या कराया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिर 3 नंबर पर हमने क्या कराया, डीमिथाइलेशन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि हम ये तो हमने बात करी फिनॉल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ईथर्स। ठीक है, ईथर्स जो होते हैं, यहाँ भी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि ये R ग्रुप है, ये प्लस R इफेक्ट डालता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होंगी कौन सी पोजीशन पर होंगी, ऑर्थो पैरा पे। लेकिन स्टूडेंट्स तो ऑर्थो एरोमेटिक ईथर्स होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव दैन फिनॉल्स, ये मैंने आपको अभी भी बताया। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हेलोजिनेशन कराना है, ये हमारा ईथर है, इस ईथर का नाम एनिसोल है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स O के साथ में C2H5 जुड़ जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेनिटोल बोलते हैं, एनिसोल एंड फेनिटोल बोलते हैं, मिथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ कंडीशन बदली, Br2 के साथ एसिटिक एसिड लिया, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिल गया और एक पैरा प्रोडक्ट मिल गया। नाइट्रेशन के लिए वही है, कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, नाइट्रो ग्रुप एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, एक बार पैरा पे, सिंपल। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सिंपल, RX और एनहाइड्रस AlCl3, एक बार R जुड़ा ऑर्थो पे, एक बार जुड़ा पैरा पे। एसाइलेशन में स्टूडेंट्स सिंपल है, RCOCl की प्रेजेंस में कराएंगे या RCO का होल ट्वाइस O की प्रेजेंस में कराएंगे। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स यहाँ पर COR ग्रुप जुड़ जाएगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। सल्फोनेशन की रिएक्शन इसके अंदर नहीं होती, तो यहाँ कोई खास बात नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक ही जगह हमें लर्न करना है, और वो है कि हेलोजिनेशन कराते समय हमें एसिटिक एसिड यूज़ में लेना है।
इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको पहले करा देती हूँ एनिलीन की रिएक्शंस, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो एनिलीन की जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल फिनॉल से मिलती जुलती है, इसलिए मैं पहले आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक एमीन्स, यानी कि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एनिलीन की, या हम इसको लिख सकते हैं C6H5NH2 की। मैं आपको पहले ये बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ये रिएक्शन जो है फिनॉल से बहुत मिलती जुलती है, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट्स फिनॉल के अंदर O के पास 2 लोन पेयर थे, रिंग में जा रहे थे, रिंग को एक्टिवेट कर रहे थे और इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे थे कि कभी कभी ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। इन द सेम वे बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही होगा जैसे फिनॉल में हो रहा था, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। जैसे हेलोजिनेशन है स्टूडेंट्स, मैंने लिख रखा है सेम एज फिनॉल, जैसे हमने फिनॉल में करा है बिल्कुल वैसे फिनॉल के अंदर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखते थे OH और यहाँ हम क्या लिखते थे Br, तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल वही है, बस OH की जगह क्या आ गया है NH2, रीज़न भी वही होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया CS2 तो हमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिला और एक पैरा, बिल्कुल फिनॉल की तरह। नाइट्रेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ट्राई नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बहुत ही कम मिलता है। इसका रीज़न है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल के समझा दूँगी। ऑल्दो एनिलीन इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इन नेचर, यट डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, अगर हम एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं तो इट रिजल्ट्स इन मेटा सब्स्टिट्यूशन। एनिलीन स्टूडेंट्स अभी हमने कहा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये मैंने आपको बताया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो ये हमें डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं तो मेटा प्रोडक्ट देता है। इसका रीज़न समझना है स्टूडेंट्स कि एनिलीन है, इस एनिलीन के पास में क्या है, लोन पेयर है, ये कौन से नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और जो ये HNO3 है स्टूडेंट्स, ये कौन से नेचर का हो गया, ये एसिडिक नेचर का हो गया। और हमें पता है स्टूडेंट्स एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। वही काम यहाँ हो जाता है स्टूडेंट्स, ये H+ रिलीज़ करता है और ये H+ जो है ये लोन पेयर के साथ जुड़ जाता है और ये बना देता है स्टूडेंट्स यहाँ पे एनिलीनियम आयन। पीछे ये NO3- बचता है जो इसके साथ में जुड़ जाता है NO3-, और इस तरह से स्टूडेंट ये एक सॉल्ट बन जाता है। और ये जो एनिलीनियम आयन है स्टूडेंट्स, ये एनिलीनियम आयन, इस पर प्लस चार्ज आ गया तो ये अपना लोन पेयर रिंग को नहीं दे पाता, और ऐसी स्थिति में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक नहीं करेगा, यानी वो अटैक कहाँ करेगा, मेटा पे। और इस तरह से स्टूडेंट्स नाइट्रेशन कराने पर एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी हमें नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, सॉरी मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। इज दैट क्लियर? क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि एनिलीन है बेस, HNO3 है एसिड, दोनों मिलकर बना देते हैं सॉल्ट। उस सॉल्ट में एनिलीनियम आयन होता है, एनिलीनियम आयन पे N पे प्लस चार्ज होता है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, रिंग एक्टिवेट नहीं होती, यानी कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली कम हो जाता है और कम होने की वजह से वो मेटा पोजीशन पर अटैक कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन को प्राप्त करना है, मेटा को प्राप्त नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप लेंगे। पावरफुल एक्टिवेटिंग NH2 ग्रुप को एक्टिवेट करने वाला ग्रुप हम लेंगे, ठीक है, और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स NHCOCH3। ये क्लियर नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, NHCOCH3 ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। NH2 ग्रुप को हम कन्वर्ट कर देंगे NHCOCH3 ग्रुप में। कैसे करेंगे, एसाइलेशन के द्वारा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे हम, ये हम नेम रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं जब हम CH3CO के होल ट्वाइस के साथ यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स कि CH3CO, एक बार स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बना लूँ, CH3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, CO, CH3COO, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये H और ये दोनों मिलकर बना देंगे एसिटिक एसिड,
पीछे बचा CO CH3CO, ये NH के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया CO ग्रुप, ये हो गया हमारा CH3 और ये आ गया हमारा NH। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट्स। ये H है, ये N है, ठीक है, ये हमारा C हो गया, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3 ग्रुप आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारा जो लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर जब एनिलीन था तो केवल कहाँ जा रहा था, रिंग में जा रहा था। ठीक है, लोन पेयर अवेलेबल ज़्यादा था और इसीलिए HNO3 ने इसके साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बना दिया। लेकिन अब ये लोन पेयर स्टूडेंट्स दो जगह जा सकता है, एक तो वो रिंग के अंदर जा सकता है और एक वो इस दो तरह से रेजोनेंस शो करेगा, एक रिंग के थ्रू और एक इस डबल बॉन्ड O के थ्रू। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि अगर लोन पेयर है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद में डबल बॉन्ड है, तो वो रेजोनेंस शो करते हैं। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये सॉरी लोन पेयर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये लोन पेयर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, यानी दो तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो लोन पेयर स्टूडेंट्स बिजी हो जाएगा, बिजी हो जाएगा तो वह HNO3 के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, यानी एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा। एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा तो बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट नहीं होगी, डीएक्टिवेट नहीं होगी तो हमें प्यारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमने यही तरीका अपनाया स्टूडेंट्स। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये वाली रिएक्शन कराई CH3CO होल ट्वाइस O के साथ में और रिएक्शन कराया दी हमने, यानी कि इसका करा दिया सबसे पहले एसाइलेशन, हमने सबसे पहले कराया एसाइलेशन, एसाइलेशन से हमें ये मिल गया। अब हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो हमें केवल पैरा प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट। NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ गया है, NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ गया। ये हमारी हो गई बेंजीन रिंग और ये हमारा हो गया NHC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब हमने इसकी वाटर की प्रेजेंस में क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस कराया। तो हाइड्रोलिसिस कराया तो स्टूडेंट्स यहाँ आ गया H और यहाँ आ गया OH। ठीक है, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा बेंजीन रिंग से वापस NH2 जुड़ गया और ये हमारा CH3COH बन गया। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स हमने क्या करा, एनिलीन के NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट किया और उस कैसे करवाया, एसाइलेशन से। एसाइलेशन कराने के बाद नाइट्रेशन और नाइट्रेशन के बाद हाइड्रोलिसिस कराया, तो हमें पैरा प्रोडक्ट मिला या ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये रेज हुआ कि जब हमने इसका ब्रोमिनेशन कराया था तो भी हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा था वाटर की प्रेजेंस में। अगर हम वाटर की प्रेजेंस में Br2 के साथ यहाँ भी पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि पहले हम इसका क्या करा दें स्टूडेंट्स, एसाइलेशन करा दें, फिर हम इसका क्या करा दें, सबसे पहले कराएं एसाइलेशन, पहले हम स्टूडेंट्स इसका कराएं एसाइलेशन, फिर हम इसका करा दें ब्रोमिनेशन, ठीक है, और फिर हम इसका करा दें हाइड्रोलिसिस। तो जैसे अभी हमने यहाँ नाइट्रो प्रोडक्ट प्राप्त किया था मेटा का, उसी तरीके से हम पैरा प्रोडक्ट प्राप्त किया था हमने नाइट्रो का, वैसे ही स्टूडेंट्स हम पैरा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं ब्रोमो का। यहाँ स्टूडेंट्स वही चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है कि कैसे ये प्रोटेक्ट करता है एनिलीन ग्रुप को। अगला अगेन इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एनिलीन तो पूरा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ एनिलीन लिया हमने, इसको H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म किया, सल्फोनेशन कराया। अगेन स्टूडेंट्स ये क्या हो गया एसिड और ये क्या हो गया बेस, तो फिर सॉल्ट बन गया और H2SO4 ऐसे बना H प्लस HSO4 -1। ठीक है, तो ये H प्लस जो है स्टूडेंट्स यहाँ जुड़ गया तो ये बन गया NH3 प्लस और ये HSO4 माइनस बन गया। ठीक है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब इसको स्टूडेंट हमने हीट करा तो वाटर रिमूव हुआ, कहाँ से निकला स्टूडेंट्स, एक तो निकला यहाँ से हमारा, एक निकला यहाँ से और एक निकला यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से O। तो बताओ यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा ये निकल गया हमारा यहाँ से यहाँ से H निकला, ये O निकला हमारा, तो पीछे क्या बच गया स्टूडेंट, SO3 बचा और एक H यहाँ से निकला, तो ये SO3 नेगेटिव ग्रुप कहाँ जुड़ गया, पैरा पोजीशन पे, ये आ गया हमारा पैरा पोजीशन पर NH3 प्लस। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है स्टूडेंट किसके साथ में कि ये H प्लस रिलीज होकर यहाँ आ जाए, तो ये SO3H ग्रुप आ गया, इसको हम बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड। और सल्फेनिलिक एसिड्स का जो एमाइड होते हैं स्टूडेंट्स
वो सल्फा ड्रग्स की तरह यूज़ में आते हैं। अब स्टूडेंट्स एक ध्यान से देखिए, इसको हम ज्वीटर आयन भी बोलते हैं। इसको ज्वीटर आयन क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, याद करिए जब हमने बायोमोलिक्यूल करा था तो हमने अमीनो एसिड पढ़ा था। अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या था स्टूडेंट्स, एक तरफ तो था COH ग्रुप, एक तरफ था NH2 ग्रुप, एक तरफ था H और एक तरफ था R। हमने कहा था ज्वीटर आयन बनाता है क्योंकि ये जब H+ को रिलीज़ करेगा यहाँ से तो वो यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बन रहा था स्टूडेंट्स, NH3+ बन रहा था, यहाँ CH आ रहा था, यहाँ R आ रहा था, यहाँ COO नेगेटिव आ रहा था, डाईपोलर आयन बन रहा था और इसको हम ज्वीटर आयन बोलते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी स्टूडेंट्स NH3+ आ रहा है, NH3+ आ रहा है, बस CO- की जगह क्या आ गया, SO3- आ गया है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ज्वीटर आयन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एनिलिन और फिनॉल दोनों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम मेटा डायरेक्टिंग वाले देख लेते हैं स्टूडेंट्स की मेटा डायरेक्टिंग वाले कौन कौन से ग्रुप्स हैं और वो कैसे दे रहे हैं। ये कंपैरेटिवली बहुत ही इजी रहेगा हमारे लिए स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस किस में करेंगे स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स में करेंगे, कीटोन्स में करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में करेंगे। ये मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं। यहाँ एक जनरल फॉर्म में बता दिया है। यहाँ हम H जोड़ देंगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड, यहाँ हम अगर R जोड़ देंगे तो बन जाएगा कीटोन, यहाँ हम अगर OH जोड़ देंगे तो बन जाएगा एसिड। तो एक इन जनरल बता दिया स्टूडेंट। इन सभी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हो ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहे हैं, यानी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा हो जाएगी, मेटा पोजीशन पर हो जाएगी। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है स्टूडेंट्स वो ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक नहीं करेगा, वो अटैक कहाँ करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा और वो मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो रही है। डीएक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कीटोन का बता रखा है, साथ ही मैंने आपको बता दिया कि अगर हम R की वैल्यू H पुट करेंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, R की वैल्यू OH पुट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यानी अगर हमसे बेंजल्डिहाइड की पूछी जाती है तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर हमें क्या लिखना है, CHO ग्रुप लिखना है। अगर हमसे कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा जाता है तो हमें COH लिखना है, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, COOH ग्रुप लिख देंगे। रिएक्शन सेम है, तीन ही रिएक्शन करनी है स्टूडेंट्स हमें, एक हेलोजिनेशन करनी है, एक नाइट्रेशन करनी है और एक सल्फोनेशन करनी है। नाइट्रेशन की हमारा रिएजेंट वही रहेगा HNO3 एंड H2SO4। देखो मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ गया। हेलोजिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमें Cl2 के साथ AlCl3 लेना है, कभी हम FeCl3 ले रहे हैं, कभी हम वाटर ले रहे हैं, कभी हम CH3COH ले रहे हैं, कभी हम CS2 ले रहे हैं, अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि किस में क्या रिएजेंट हमें लेना है। AlCl3 की प्रेजेंस में देखो स्टूडेंट Cl मेटा पोजीशन पे जुड़ गया, और अगर हम H2SO4 के साथ SO3 यानी दोनों मिलकर बना देते हैं स्टूडेंट्स H2S2O7 जिसको हम बोलते हैं ओलियम। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पर SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देंगे, ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज दे मेक बेंजीन रिंग सो डीएक्टिवेटेड, इतना ज़्यादा डीएक्टिवेटेड कर देंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। आज मैंने जो आपको डिस्कस किया है उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करी हैं स्टूडेंट्स, एक बार हम नज़र मार लेते हैं इसके अंदर। एक तो हमने स्टूडेंट्स फिनॉल को डिस्कस करा, दूसरा हमने सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स मैंने एमीन को डिस्कस किया था, थर्ड नंबर पे मैंने ईथर को डिस्कस करा, और लास्ट में स्टूडेंट्स हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।